सोहन व्लॉग पॉइंट 1 चैनल में आपका स्वागत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जब लकी अगले दिन कॉलेज में आया तो सबसे पहले शहनाज से मिलने के लिए वो चला गया, लेकिन शहनाज तो वहां पर थी ही नहीं। जैसे ही लकी अपनी क्लास में जा ही रहा था कि इतने में उसे सिमोना का फोन आ गया। वो उसे सेरेमनी के लिए बुला रही थी। लकी रीना और बाकी लड़कियों के साथ वहां चला गया। शाम को सिमोना कुछ अंग्रेज लड़कों के कहने पर उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए इधर स्टेडियम से बाहर चौराहे पर आ गई थी। लकी और बाकी लड़कियां भी उसे ढूंढ रहे थे। चौराहे पर आते ही सिमोना ने उन लड़कों से कहा, यहाँ पर ना अच्छी लाइट आ रही है और पीछे फ्रेम में ये स्टैचू भी अच्छा लग रहा है, चलो एक फोटो यहीं ले लेते हैं। जैसे ही सिमोना ने उन लड़कों से इतनी सी बात कही तो उनके दिल उनके सीने में ही उछल कूद महसूस करने लगे। उन तीनों को ही एक साथ ऐसा लग रहा था जैसे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो। तीनों काफी अच्छा महसूस कर रहे थे और अपनी कमीनी नजरों से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। सिमोना ने इस बार जैसे ही उन तीनों की आंखें देखी तो वो समझ गई कि उनके मन में चल क्या रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ कर पाती, उनमें से एक लड़के ने सिमोना का हाथ पकड़ लिया और दूसरे ने उसके गाल में हाथ डालकर उसका मुंह बंद कर दिया। तीसरा लड़का जो सबसे पहले सिमोना के पास आया, उसने उसे घूरते हुए देखा और फिर एक गंदी सी मुस्कान के साथ बोला, मैडम सच में आप बहुत खूबसूरत है, चलिए ना आप हमारे होटल में चलिए, हम आपकी इस खूबसूरती के पूरे दर्शन करना चाहते हैं। हम तीनों को भारत से जाने से पहले ना एक बार के लिए खुश कर दीजिए प्लीज। मान समझ रहे हो ना। जैसे ही उस लड़के ने इतना भर कहा कि उसके बाद में सिमोना ने उन लड़कों को अपने से छुड़वाने के लिए हाथापाई शुरू कर दी। लेकिन वो तीनों ही इतने मजबूत थे कि सिमोना का उनके ऊपर बस ही नहीं चल पा रहा था। बाकी दो लोगों ने सिमोना की इस नाजुक से कोशिश को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, अरे चलना, इतना नाटक क्यों कर रही है, वैसे भी तुम्हें जिंदगी में ना फॉरेन के लड़के मिलने वाले हैं नहीं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हम भी देने के लिए तैयार हैं। वैसे भी तुम्हारा एक देश गरीब देश है, यहाँ की लड़कियों को जितना पैसा मिलता है उससे 20 गुना हम तुम्हें दे देंगे। हाँ यार, वैसे मैं तो इस बार अपना कॉन्डम भी लाना भूल गया हूँ। चलो ना, आज मैं तुम्हारे पेट में अपना बच्चा छोड़ जाऊंगा, फिर अपना देश छोड़कर ना मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वैसे तो मेरे बीवी बच्चे हैं, लेकिन मैं उनके साथ बहुत बोर हो गया हूँ और मुझे तुम्हारा देश बहुत अच्छा लगने लगा है। अरे देख, टैक्सी भी आ गई। बेबी अब ज्यादा नखरे मत करो, तुम हमें जितनी नखरे दिखाओगी ना, हमारा मन तुम्हें उतना ही ज्यादा परेशान करने का करेगा। फिर बाद में मत कहना कि हमने तुम्हें सोने नहीं दिया। आज की रात वैसे भी तुम कभी अपनी जिंदगी में भूलने वाली नहीं हो, उस लड़के ने कहा और टैक्सी की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा। लेकिन सिमोना उनसे छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो उस आदमी की हथेली को काटने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह को उसने इतनी जोर से दबा रखा था कि वो चाह कर भी अपने दांत नहीं खोल पा रही थी। इतने में टैक्सी वाला आकर रुक गया। उन लड़कों ने सिमोना को अपने साथ में खींचा और फिर उसे टैक्सी में ले जाने लगे। बाकी दोनों लड़कों ने उसे अपने हाथों में उठा लिया। सिमोना अपने पैर फेंके जा रही थी, लेकिन उससे कुछ भी हो नहीं पा रहा था। वो बुरी तरीके से घबराई हुई थी। वो उसे काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। आखिर में जैसे ही वो अंग्रेज उसे टैक्सी में डालने ही वाले थे कि इतने में सिमोना ने एक लड़के के कमर के नीचे लात मार दी। उससे उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई और इतने में सिमोना उसकी हथेली पर काट चुकी थी। जैसे उसके दांत उसकी हथेली पर लगे तो वो लड़का जोर से चिल्लाने लगा। उसका हाथ सिमोना के चेहरे पर से हट गया। सिमोना को सही मौका मिल गया था और वो जोर से चिल्लाई, बचाओ मुझे, बचाओ, ये लोग मुझे किडनैप करके ले जाना चाहते हैं, मेरे साथ मेरा रेप करना चाहते हैं, बचाओ। उस लड़के ने फिर से सिमोना के मुंह पर अपना हाथ टिका दिया, लेकिन तब तक उसकी आवाज चौराहे के आसपास खड़े ढेर सारे लोग सुन चुके थे। सब लोगों ने उस आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि एक लड़की को 3 लड़के जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर सब लोग लड़कों की दिशा में आगे बढ़ने लगे। उन लड़कों के पास में आते ही सब लोगों ने उन्हें देखा और कहा, अरे हाथ हटाओ उसके चेहरे पर से, क्यों उसके साथ में जबरदस्ती कर रहे हो, छोड़ो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी, छोड़ो उसे, जाने दो। अब भले ही उन लड़कों को उन लोगों ने घेर लिया था, पर फिर भी वो लड़के किसी भी कीमत पर सिमोना को तो छोड़ना नहीं चाहते थे। किसी भी कीमत पर वो इतना अच्छा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वैसे ही सिमोना बड़ी मुश्किल से उनके हाथ आई थी और अब वो उसे जगह बिना ऐसे कैसे जाने दे सकते थे। लेकिन उनमें से एक लड़के ने इंग्लिश में उन लोगों से कहा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ,
इसलिए तुम लोगों को ना हम लोगों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। इतने में सारे लोग वहां पर खड़े थे। उनमें से थोड़े से लोग उनकी बात को समझ पा रहे थे, लेकिन फिर भी उनमें से किसी को भी उन लोगों की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। पहली बात तो ये कि एक लड़की के 3 बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते थे, और दूसरी बात ये कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड थी भी तो उसके साथ वो इतनी बुरी तरीके से बर्ताव कैसे कर सकते थे। इसलिए वहां खड़े हुए लोगों ने एक एक करके कहा, क्या बकवास कर रहे हो, छोड़ो उसे, हम उसी के मुंह से सुनना चाहते हैं कि ये बात क्या है। इतने में उनमें से फिर से एक लड़के ने कहा, नहीं, हम इसे वैसे नहीं छोड़ेंगे और ना ही इसे जाने देंगे, और वैसे भी तुम लोगों को इन सब मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। अगर किसी ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की ना तो देख लेना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने में एक आदमी जो भीड़ में ही खड़ा था, उसने उन तीनों की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, मैं इन्हें जानता हूं, मैंने देखा इन्हें, ये तीनों ही बॉक्सर हैं, ये इनका फेसबुक अकाउंट है, देखो इनके बारे में कितना कुछ लिखा हुआ है, इनके फोटो भी हैं इस पर। उस आदमी ने कहा और लोगों को उनके फोटोज और उनकी लिखी हुई पोस्ट दिखाने लगे। बाकी लोगों ने देखा तो पाया कि उन तीनों ने भारत के बारे में अपने पेज पर बहुत ही गलत लिखा हुआ था। उन्होंने लिखा था कि उन्हें भारत के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे और वो इस बात का बदला लेना चाहते थे। एक बार भारत के ही बॉक्सर ने उनमें से किसी को हरा दिया था। इतने में उन्होंने आगे देखा तो पाया कि वो लोग एक दिन दिल्ली के एक रेड लाइट एरिया में गए थे। उन्होंने लिखा था कि भारत की लड़कियां सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए उन तीनों के पीछे भाग रही थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि भारत कितना गरीब देश है। इस तरह की और भी ढेर सारी चीजें उन्होंने भारत और उसके बारे में लिखी हुई थी। ये सब पढ़ते ही वहां पर खड़े हुए लोगों का खून खौल गया। वो लोग चाहे जो हो जाए लेकिन अपने देश के बारे में कुछ नहीं सुन सकते थे। उनमें से एक आदमी उनकी तरफ उंगली उठाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे देश और उसके लोगों के बारे में इस तरह की बात करने की? और तुम क्या कहना चाहते हो, हम लोग गरीब हैं? अगर हम लोग गरीब होते तो क्या हमारे देश में इतने बड़े खेल का प्रोग्राम हो पाता? तुम जैसे लोगों को ही हमारे पूर्वजों ने भगाया था, याद नहीं है क्या? उस वक्त तो हमने तुम्हें बड़े प्यार से जाने दिया, लेकिन इस बार इतने प्यार से नहीं जाने देने वाले, समझे क्या? सालों को एक तो हमने पार्टिसिपेट करने दिया, ऊपर से ये हमारे लोगों के बारे में इतनी गंदी बातें कर रहे हैं, हमारी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पे, इनको तो गीले जूतों से पीटना चाहिए। ये सुनते ही सब लोगों का खून खौल गया। एक आदमी जिसकी उम्र 30 साल के आसपास थी, उसे तो अपने देश की इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। वो गुस्से में उन तीनों लोगों की तरफ भागने लगा और जोर से चिल्लाया, सालो हरामखोरों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इतना सब बोलने के बाद भी हमारी मिट्टी पर खड़े हो सको? अभी मैं बताता हूं कि भारत और भारत के लोग क्या कर सकते हैं। इतना भर कहने के बाद उसने उन लड़कों को मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया। उसका मुक्का उनके ऊपर पड़ने ही वाला था, लेकिन वो भूल गया था कि वो लड़के उस आदमी से लंबे थे और वो खुद भी बॉक्सिंग किया करते, इसलिए वो मुक्का उस लड़के के चेहरे पर पड़ने से पहले ही रुक गया। उस बॉक्सर ने उस आदमी का मुक्का अपनी हथेली में भींच लिया और उसे मोड़कर दूसरे हाथ से एक और मुक्का मार दिया। वो मुक्का सीधा उस आदमी की नाक पर लगा और उसे अगले ही पल खून आने लगा। उन्होंने जैसे ही अपनी नाक पर हाथ रखा तो देखा कि उनमें से खून आ गया था। खून देखकर वो आदमी बेहोश हो गया। वो बेहोश होकर गिर गया। बाकी लोग जो खड़े होकर ये सब देख रहे थे वो तुरंत उसकी दिशा में भागे और उसे उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो ये सब देख पा रहे थे कि वो तीनों प्रोफेशनल बॉक्सर थे और फिर वो थे 3। इधर जो लोग खड़े थे भले ही वो बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी वो सब आम लोग थे और उनमें से ज्यादा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। अगर वो उनसे लड़ने के लिए जाते तो उल्टा मार खा कर आते। ऐसे में उनकी हिम्मत अब थोड़ी थोड़ी जवाब देने लगी। वो लोग उन्हें बस घेर कर खड़े हो गए, लेकिन उनमें से किसी को भी उनके ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। उनमें एक ने फिर से थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और उनमें से एक अंग्रेज की तरफ देखते हुए कहा, ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है, समझे? चुपचाप इस लड़की को छोड़ दे। हाँ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी, वो सब तुम्हें खूब मारेंगे। हमारे देश के बारे में गलत गलत बात बोलकर तुम अपने ही देश का नाम क्यों खराब कर रहे हो? इतने बड़े हो गए, अपने देश की तरफ से आए हो यहाँ और फिर भी ऐसे जानवरों जैसी हरकत कर रहे हो। इन्हें तो शर्म के मारे ना डूब मरना चाहिए। ये सुनकर वो तीनों और ज्यादा गुस्सा हो गए। वो अपने बारे में इस तरह की बात बिल्कुल नहीं सुन सकते थे, वो भी भारत के लोगों से, बिल्कुल नहीं। इतने में उन तीनों में से एक आदमी ने अपना हाथ उठाया और बोला, साले सब के सब डरपोक हैं। इनमें से एक की भी हिम्मत नहीं हो रही कि हम लोगों के सामने आंख मिलाकर बात कर सके। भले ही हमारे बाप दादा इनसे डरकर भाग गए होंगे, लेकिन हम लोग तो इन्हें और इनकी लड़कियों को इतनी आसानी से तो छोड़ने वाले नहीं है।
हाँ, अगर तुम में से किसी ने भी हाथ उठाने की सोची भी ना, तो मैं उसका हाथ अपने साथ अपने बैग में लेकर जाऊंगा। और तुम्हारी पुलिस और तुम्हारे नेता भी ना हमारा कुछ नहीं कर सकते। इन गेम्स में हमारे देश ने बहुत पैसा लगाया है, अगर हम नहीं होते ना, खेल नहीं हो पाता तुम्हारा। उन लोगों ने कहा और अब वो ज्यादा देर करने की फिराक में नजर नहीं आ रहे थे। वो लोग बस जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहते थे। वो सिमोना के साथ में जबरदस्ती करने के मामले बढ़े उससे पहले अपने देश पहुंच जाना चाहते थे। इसलिए उसमें से एक बॉक्सर ने उनमें से कुछ लोगों को धक्का दिया और जोर से बोला, हट जाओ साले भूरे। बाकी लोग उसकी तरफ बस देखे जा रहे थे। उनका मन तो बहुत कर रहा था कि वो उन्हें खूब मारे, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो डर गए थे बहुत। इतने में रीना की नजर दूर से इस भीड़ पर पड़ी। उसने लकी की तरफ देखा और कहा, लक्ष्मण जी, वो देखिए वहां पर कुछ हो रहा है। लकी ने रीना की उंगली की दिशा में देखना शुरू किया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी भारत की आन और सिमोना को बचा पाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ सोहन व्लॉग .1 चैनल। सिमोना को जिन लड़कों ने घेर रखा था, जब बाकी लोग उनके बारे में पता लगाने लगे तो पता चला कि वो तीनों बॉक्सर थे और भारत के खिलाफ बहुत गलत शलत बात कर रहे थे। जब भीड़ में से एक आदमी उन्हें मारने के लिए आगे आया तो उनमें से एक लड़के ने अपने मुक्के से उनकी नाक तोड़ दी। बाकी लोग भी ये देखकर घबरा गए। उन्होंने उन तीनों को घेर तो लिया था, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो तीनों के ऊपर हाथ उठा पाए। इतने में रीना और लकी भी वहां आ गए। लकी ने देखा कि चौराहे के एक कोने में बहुत भीड़ जमा थी। ये देखकर लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वहां आखिर हो क्या रहा था। जब वो भीड़ के थोड़ा सा पास पहुंचा तो देखा सिमोना को उन तीनों लड़कों ने अपनी बाहों में जबरदस्ती कसा हुआ था और उसका मुंह बंद किया हुआ था। सिमोना के चेहरे पर चिंता की लकीरें तो साफ नजर आ रही थी। वो उनसे अपने आप को छुड़वाना चाह रही थी, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं रहे थे। सिमोना पसीना पसीना हो गई और उसकी आंखें लाल हो गई थी। लकी ये सब देख नहीं पा रहा था और वो सीधा भागते हुए उसकी तरफ जाने लगा। लकी ने भीड़ चीरते हुए सिमोना के चेहरे पर उस आदमी के हाथ को झटके से हटा दिया। लकी के हाथ की चोट इतनी जोरदार थी कि वो लड़का मारे दर्द के कराहने लगा और सिमोना के मुंह पर उसके हाथ अपने आप ही हट गए। लकी ने दूसरे लड़के को भी धक्का देकर दूर कर दिया और फिर सिमोना को अपनी तरफ खींच लिया। सिमोना, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? लकी ने सिमोना के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। वो अभी तक घबराई हुई थी। हालांकि लकी को देखकर उसकी सांस में थोड़ी सी तो जान आ गई थी, लेकिन फिर भी उसका हांफना अभी तक बंद नहीं हुआ था। उसने डरते हुए लकी की आंखों में देखा और फिर जोर से सांस लेते हुए बोली, लकी, लकी, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये सब लोग मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे डर लग रहा है लकी। साले सब के सब। लकी, मुझे बचा लो लकी। इससे पहले कि सिमोना अपनी तरफ से आके कुछ कह पाती, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो बुरी तरीके से रोई जा रही थी। इतने में बाकी लोगों ने, और खास करके जब उन लड़कों ने सिमोना को लकी की बाहों में देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। उनमें से एक लकी के ऊपर गुर्राते हुए बोला, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, छोड़ उसे। इतना पर कहते ही वो तीनों अब लकी के ऊपर जा टूटे। वो लोग उसे बुरी तरीके से पीटने की कोशिश करने वाले थे। सिमोना उन्हें फिर से अपनी तरफ आता हुआ देखकर घबरा गई और मारे घबराहट के वो लकी के पीछे जाकर छिप गई। लकी, मुझे बचा लो लकी, मुझे। लकी उन लड़कों को आते हुए देखा तो और तैयार हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो अपने हाथ का स्वाद उन लड़कों को चखाता, इतने में 4 और लड़कियां उसके पास आकर खड़ी हो गई। ये 4 लड़कियां और कोई नहीं बल्कि रीना, टीना, मीना और शीना ही थी। उन चारों ने अपने मूव्स करने शुरू किए। उन्होंने एक ही झटके में उन तीनों लड़कों को अपनी जगह पर से पीछे धकेल दिया, लेकिन तेज लड़कियों को देखकर तो घबरा गए और डर के मारे वो अपने आप ही पीछे आ गए। लेकिन अपने आप को संभालने के बाद में जब उन्होंने देखा कि वो चारों लड़कियां भी सिमोना से कम सुंदर नहीं थी, तो फिर से उनके चेहरे पर तो एक कुटिल सी मुस्कान छा गई। वो हंसते हुए बोले, क्या बात है बॉस, हम तो एक को ले जाने की सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो एक साथ में 4 और फ्री आ गई हैं। बहुत अच्छे। वैसे ये चारों भी इस वाली से कम तो नहीं है, और फिर ये जो सामने से चलकर आ रही है, तो हम इन्हें कैसे जाने दे सकते हैं यार। माय गॉड, चलो तुम भी चलो, आज हम तुम्हें इंग्लिश में मजा देंगे, पूरा सिखा देंगे इंग्लिश ट्रेंड करके। सिमोना ने उनकी बात सुनी तो कांपते हुए होठों से पीछे से लकी के कानों में बोली, लकी, तुम अपनी दोस्त को बोलो कि यहाँ से चली जाए।
ये तीनों बहुत खतरनाक लड़के हैं, तीनों के तीनों बॉक्सर हैं, और अगर ये यहाँ रही ना तो इन्हें चोट आएगी। लकी को भी यही सही लग रहा था, इसलिए उन्होंने रीना की तरफ देखा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, रीना पीछे हटो, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन रीना उल्टा लकी को देखकर मुस्कुराने लगी। उसने लकी की ओर देखा और फिर उन लड़कों की तरफ देखकर बोली, लक्ष्मण जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस मामले में आपको बीच में भी आने की जरूरत नहीं है। हम चारों इन तीनों को अभी 5 मिनट में साफ कर देंगे। लकी को एक बार के लिए तो उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर जब उसे याद आया कि उस दिन उस गेस्ट हाउस में रीना ने अकेले ही 2 आदमी को निपटा दिया था, तो लकी भी अब ये समझ चुका था कि जैसा कहा जा रहा था उन तीनों लड़कियों द्वारा वैसा हो सकता था। उसने उन लड़कियों की तरफ देखा और कहा, ठीक है, आप इन्हें मार देना, पर देखना कहीं से ये जान से ना चले जाए। जी, चारों ने एक साथ कहा और फिर चारों के चारों उन तीनों के ऊपर टूटने के लिए आगे बढ़ने लगे। बाकी सब लोग जो उन्हें घेर कर खड़े थे वो सब उन्हें देखकर पीछे हट गए। उनमें से कोई भी अपने ऊपर चोट नहीं खाना चाहता था। हालांकि उन्हें उन लड़कियों की भी चिंता हो रही थी, लेकिन कोई भी उनके बीच में आने की हिम्मत तो नहीं कर पा रहा था। उनमें से कुछ लोग ने यह भी तय कर लिया कि अगर इन तीनों ने उन चारों के साथ में किसी तरह की जबरदस्ती करने की कोशिश की तो फिर ये भीड़ उन तीनों को छोड़ने वाली तो नहीं थी। इतने में जब उन तीनों ने देखा कि उनकी तरफ हमले करने के लिए 4 लड़कियां आ रही थी, तो उनके चेहरे पर इस चीज के लिए कोई फिक्र नजर नहीं आ रही थी। वो ऐसे खड़े थे जैसे लड़कियां उन्हें सिर्फ हवा की तरह छू कर निकल जाने वाली थी। वो उनसे बचने के लिए अपने मुक्के तक नहीं तान रहे थे, बल्कि वो लोग अपनी बाहें फैलाकर सामने खड़े हो गए। वो चारों अपनी बाहें उठाकर टैक्सी में डालने ही वाले थे। आ जाओ मेरी हुस्न परियों, हमारे होंठ तुम्हारे बदन के लिए बेताब हुए जा रहे हैं, आज तो जी भर के खाएंगे। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। तब तक वो चारों लड़कियां पलक झपकते ही उनके पास आ गईं। उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला और चारों ने तीनों को घेर लिया। भले ही वो उम्र में कम नजर आ रही थी, लेकिन उनकी गुरु माँ ने उन्हें अपनी उम्र से बहुत ज्यादा सिखाया था। जैसे ही मुष्टंडों पर वो लड़कियां टूटी, तो ना चाहते हुए भी वो लंबे चौड़े लड़के पीछे हो गए। उनके पैर जमीन पर से उखड़ गए। उन्हें आज जो चोट इन लड़कियों ने दी थी, ऐसी चोट तो उन्हें अपनी जिंदगी में किसी आदमी तक ने नहीं दी। वो तीनों मारे दर्द कितनी जोर से चिल्ला रहे थे कि उनकी आवाज पूरे जयपुर में गूंज गई। अब उन्हें समझ आया कि ये लड़कियां कोई आम लड़कियां नहीं थी। अगर वो इसी तरह से बाहें फैलाकर खड़े रह जाते तो अगले ही पल ये लड़कियां उनके हाथ तक उखाड़ देती। इसलिए अब उनके पास इनसे लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बाकी रह गया। चारों लड़कियां अपनी ही धुन में मस्त थीं। वो उन्हें धोए जा रही थी। अभी तक उनमें से किसी ने भी उन लड़कों को ठीक से देखा तक नहीं था, लेकिन उन्हें कूट कूट कर समझ आ गया था कि वो तीनों बच्चे ही थे। रीना उनमें से एक आदमी को कूट रही थी। अगले ही पल आग झपकते ही दूसरे आदमी के पास चली गई। उसने उनकी कमर में एक जोरदार लात मारी और वो चिल्लाकर नीचे गिर पड़ा। इधर मीना हवा में उछली और उसने दूसरे बॉक्सर की छाती पर एक जोरदार लात मार दी। उस लड़के को ऐसा लग रहा था कि उसकी एक लात से उसके शरीर की सारी हवा बाहर आ गई, और अगर वो लात और जोर से पड़ती ना तो उसका दिल सीधा नीचे सड़क पर गिर जाता। इधर शीना और टीना दोनों ही तीसरे बॉक्सर को निपटा रही थी। वो उसके मुंह पर उससे भी अच्छे अच्छे मुक्के मार रही थी। इससे पहले कि वो उन दोनों में से किसी की शक्ल देख पाता, इतने में उसकी आंख पर फिर से एक मुक्का पड़ जाता। ऐसे मुक्के उसने अपनी जिंदगी में नहीं खाए थे। सालों के गाल लाल हो गए, और करो लाल। रीना ने जैसे ही हुंकार भरते हुए कहा कि उसकी आवाज सुनते ही चारों लड़कियों ने उन तीनों के गालों पर तमाचे मारने शुरू कर दिए। तमाचे की तो बरसात हो रही थी। उनके हाथों की लकीरें उनके गोरे गालों पर छप गई। ये लड़के इतना कुछ देखने के बाद में अपने मन में कुछ सोच नहीं पा रहे थे। वो बस सन्न रहकर खड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि बस एक सुंदर लड़की उनके सामने खड़ी थी, और इससे पहले कि वो उसकी गर्दन के नीचे देख पाते, इतने में एक थप्पड़ उड़ते हुए उनकी गाल पर आ गया। वो तीनों मार खाते खाते नीचे घुटनों पर आ गए, और फिर घुटनों पर आने के बाद सीधा जमीन पर गिर गए। 2 मिनट के अंदर ही उनका खेल खत्म हो गया। सारी हेकड़ी मिट्टी में जा मिली उनकी। तीनों की जुबान बाहर आ गई और वो भारत की मिट्टी चाट रहे थे। अब इधर भीड़ ने जैसे ही देखा कि 20 साल से भी कम की 4 लड़कियों ने अपने उम्र से 1.5 गुना बड़े 3 पहलवानों को कूट दिया था, तो एक बार के लिए तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उनमें से कोई भी इस चीज को मान ही नहीं पा रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। एक पल के लिए तो सब सन्नाटे में एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। फिर अगले ही पल उन्होंने उन लड़कियों के लिए तालियां बजानी शुरू कर दी और उनकी तारीफ करते हुए बोले
क्या बात है, क्या धोया है। लग रहा है जैसे विराट, रोहित और पांड्या बैटिंग कर रहे हो साथ में। ये लड़कियां तो लड़कियों की बाप निकली यार। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा जिंदगी में कुछ दिखा देंगी। जो भी हुआ, कैसा हुआ पता नहीं, लेकिन इतना पता है धांसू हुआ बॉस। भले ही वो लोग उन लड़कियों की तारीफों के पुल बांध रहे थे, लेकिन उन लड़कियों को उनकी तारीफ से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा था। वो तो उनकी बातें भी नहीं सुन रही थी और चुपचाप उन लड़कों को देख रही थी। जब उन्हें समझ में आ गया कि अब ये उठने की हालत में नहीं थे, तो लड़कियां पीछे आने लगी। वो लड़के जो उनके कदमों की आहट से भी घबरा गए थे, उन्होंने उनके सामने लेटे ही लेटे हाथ जोड़ लिए। बस बस माफ कर दो, अब और नहीं सहा जाता, अब और नहीं, प्लीज प्लीज फॉरगिव अस, प्लीज फॉरगिव अस। बाकी के लोग उन्हें इस तरह से हाथ जोड़ते हुए देख रहे थे और उन्हें गालियां दे रहे थे। भीड़ उन्हें इस तरह से अपंग देखकर इतने जोश में आ गए कि उन्होंने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। कोई उन्हें थप्पड़ लगा रहा था तो कोई गालियां दे रहा था। बोल बोल मेरा भारत महान है। साले हम लोगों को गाली देता है और करेगा जबरदस्ती। बोल बोल, अब भी प्यासे हैं तेरे होठ, मिठाऊं तेरी प्यास। वो चारों लड़कियां अब उस घेरे से बाहर आ गईं, जिस घेरे ने उन चारों लड़कों को पीटना शुरू कर दिया था। भीड़ उनके साथ में जो कुछ कर रहे थे, उन लड़कियों को इस बात से कोई मतलब नहीं था। लड़कियां लड़ाई खत्म कर चुकी थी कि बाद में किसी की आवाज आई पीछे से, चलो सब लोग यहां से दूर हट जाओ, इनमें से किसी के भी ऊपर तुम्हें हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, इन तीनों की मौत नहीं होनी चाहिए। यह आवाज सुनते ही भीड़ पीछे हटने लगी। एक बार और जाते जाते सब लोग उन जमीन पर पड़े हुए घमंडी अंग्रेजों को देख रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सफेद खाल के खरबूजों को छील कर जमीन पर डाल दिया था। उनके सारे कपड़े फट गए और जगह जगह पर अब चोट भी आ गए थे और खून निकल रहा था। जिस लड़के ने सिमोना के मुंह को बंद किया हुआ था, उसके सिर की तो हड्डी टूट गई थी और उसकी चमड़ी से खून निकले जा रहा था। एक बार फिर से वो चारों लड़कियां उन अंग्रेजों के पास गईं और बोली, तुम तीनों ने ना हमारे लक्ष्मण जी के साथ बहुत बदतमीजी की है, अब जाओ और उनसे अभी के अभी माफी मांगो। अगर तुमने उनसे माफी नहीं मांगी ना अभी, तो दोनों पैर न तोड़ देंगे, जा नहीं पाओगे यहां से कहीं। ये सुनते ही वो तीनों घबरा गए और दंग हो गए। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में वो तीनों लकी से माफी मांगते? क्या लकी उन्हें माफ कर देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा। भीड़ में जैसे ही लकी की नजर सिमोना के ऊपर पड़ी तो वो तुरंत भागते हुए उसके पास चला गया। उसने उन तीनों लड़कों को सिमोना से दूर किया और सिमोना लकी के पीछे जा छिपी। इधर इससे पहले कि लकी उन लोगों के ऊपर फिर से हमला करता, इतने में वो चारों लड़कियां उन तीनों के ऊपर टूट पड़ी। उन्होंने उन्हें इतना मारा कि वो जमीन पर गिर गए। उनकी आंखें बाहर आने को थी, लेकिन लड़कियां उन्हें इतनी आसानी से तो जाने देने वाली नहीं थी। जब तक वो लकी से माफी नहीं मांगते तब तक वो उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। अब जैसे ही उन लड़कियों के मुंह से भीड़ ने लकी का नाम सुना तो सब लोग लकी की ओर देखने लगे। उन्होंने पहले भी देखा था कि लकी में और उन लड़कियों में आपस कुछ तो बात हो रही थी। वो समझ गए कि लड़कियां लकी को ही लक्ष्मण जी कहकर बुला रही थी। वो चारों ही लकी को डर और सम्मान भरी नजरों से देख रही थी। ये देखते ही भीड़ में जो भी लड़के खड़े थे वो ना जाने क्यों लकी से थोड़ी जलन महसूस करने लगे। वो चारों ही लड़कियां बहुत कद्दावर और ताकतवर थी। वो इतनी सुंदर थीं और फिर भी लकी जैसे आदमी से बात कर रही थी और उसकी बात सुन रही थी। वो जैसा कह रहा था वैसा कर रही थी। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी की पहचान थी क्या, ऐसी उसमें क्या ताकत थी जो ये लड़कियां उसकी आदेश का पालन कर रही थी। किसी को भी ये बात समझ नहीं आई कि लकी में और उन लड़कियों में संबंध क्या था। क्या लकी इन चारों का पति था? लकी ने 4 पत्नियां रखी थी। कुछ लोगों के मन में जैसे ही ये ख्याल आया तो उन्हें लकी से तो नफरत होने लगी। इधर वो लड़के अभी भी खरबूजों की तरह जमीन पर गिरे हुए थे। वो बुरी तरीके से कांप रहे थे। उन्हें तो ये तक समझ नहीं आ रहा था कि वो चारों लड़कियां उनसे कह क्या रही थी। फिर एक लड़का जो उनके पास में ही खड़ा था, उसने इंग्लिश में समझाया कि वो लड़कियां उनसे क्या करवाना चाह रही थी। जैसे ही उन्होंने इस लड़के की बात सुनी तो अपने शरीर की सारी ताकत इकट्ठा करके वो अपनी जगह पर से खड़े हुए और सीधा लकी के पैरों में गिरकर उससे इंग्लिश में माफी मांगने लगे। लक्ष्मण जी, हमें माफ कर दीजिए। अगर हमने आपसे आपके बारे में कुछ भी गलत कहा हो तो जिससे आपको ठेस लगी हो तो हम भी आपसे मार खाना चाहेंगे, लेकिन माफ कर दीजिए हमें। जी लकी जी, हम तो सुअर हैं, हम उनसे भी बदतर हैं, माफ कर दीजिए।
हमने इन बहन के साथ जो भी किया ना, बहुत गलत किया। आप कहेंगे तो हम अपनी बहन से भी माफी मांग लेंगे, प्लीज माफ कर दीजिए। लकी ने पहले ही सिमोना के मुंह से इन तीनों लोगों के बारे में और इनकी बातों के बारे में सुन लिया था। वो खुद भी इनकी बातों को सुनकर अपने दिल में काफी गुस्सा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसे इन तीनों को इतनी आसानी से तो माफ नहीं करना चाहिए। उन्होंने लकी के बारे में जो भी कहा उससे लकी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसके देश के बारे में कुछ कह दिया, वो लकी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो उन्हें गुस्से भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसने देखा कि उन तीनों की पहले ही खूब पिटाई हो चुकी थी। तो लकी को लगा कि अब उनके साथ में कुछ ऐसा करना चाहिए जो उन्हें जिंदगी भर याद भी रहे, और फिर ये भी कि कभी किसी और देश के बारे में इस तरह की वो बात ना करें। लकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसलिए उसने सिमोना की दिशा में देखा और पूछा, सिमोना, तुम्हें क्या लगता है हम इन लड़कों के साथ में ऐसा क्या करना चाहिए जो अपनी जिंदगी भर ये भूले नहीं, याद रखें? सिमोना का मन भी अभी तक काफी शांत हो गया। वो लकी की तरफ देखते हुए बोली, देखो, इन्हें मार तो बहुत शानदार पड़ी है, लेकिन इन्हें ना दोबारा पीटने से कोई फायदा है नहीं। इन्हें पुलिस में भी देना नहीं चाहिए। वो लोग भी ज्यादा से ज्यादा इन्हें बस कूटेंगे और इसके अलावा और क्या ही करेंगे। देखा जाए तो दिक्कत इनके शरीर में नहीं है, दिक्कत इनकी सोच में है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इन्हें ना इनके घुटनों पर बैठाना चाहिए और ये ना हमारे देशभक्ति की गीत गाए, ताकि इनके दिमाग में जो कचरा भरा है ना वो साफ हो जाए। जैसे ही सिमोना ने इतना पर कहा तो जो भीड़ उसके पास में खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी वो बहुत खुश हो गई। उन्होंने तुरंत उल्लास में कहा, हाँ हाँ, ये शानदार आइडिया है, बहुत अच्छा रहेगा। सालों से ए मेरे वतन के लोगों गवाओ, हाँ हाँ, ये गाना गाएंगे ना तो वो गाना इनके दिमाग में उलझ कर भी रह जाएगा। फिर जब ये अपने देश में चले जाएंगे ना तो भी ये गाना इनके कानों में बजता रहेगा। हाँ, देश मेरा रंगीला ना जब इनके गानों में बजेगा तब पता चलेगा कि भारत क्या चीज है और भारत के लोग भी क्या चीज है। इतने में एक आदमी ने अपनी जेब से फोन निकाला और उसमें गाना शुरू कर दिया। उसने वो फोन उन तीनों के कानों के पास लगा दिया ताकि वो तीनों उस गाने को सुने और उसे याद कर सके। अब इन तीनों को भी इस बात का डर लग रहा था कि अगर वो ना करते तो शायद इस बार उनकी और ज्यादा पिटाई हो जाती। पिछली बार तो सिर्फ 4 ही लोग ने उन्हें मारा था, लेकिन इस बार तो मारने वालों की संख्या 40 हो गई, इसलिए वो मना करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने चुपचाप अपने घुटनों पर आकर बैठना सही समझा। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए, थोड़ी देर में गाना याद किया और फिर टूटी फूटी हिंदी में वो गाने लगे। और इस तरह से हमने फिर से अंग्रेजों को अपने देश से भगा दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ, लेकिन इधर और एक लड़ाई शुरू हो गई है। इधर लकी और बाकी लड़कियों ने जैसे ही ये आवाज सुनी वो पीछे घूमकर देखने लगे। उस चौराहे पर दूसरा कोना भी भीड़ से भरा हुआ था। लकी और बाकी लड़कियां तुरंत उस दिशा में बढ़ने लगे। जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस घेरे के बीच एक भारतीय आदमी खड़ा था जिसकी उम्र 50 साल के आसपास थी। उस आदमी को कुछ एक अंग्रेजों ने घेर रखा था। वो सारे ही अंग्रेज उस आदमी से बहुत लंबे थे। लकी उनके पास गया और उस भीड़ की बातें सुनने लगा। उसने देखा कि वो सारे ही बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। उन्होंने 4 सुंदर लड़कियों को घेर लिया था। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा करने का अधिकार उन्हें किसने दे दिया। उन लड़कों के पास एक लड़का खड़ा था जो उन्हें इस वक्त सबक सिखाने वाला था। लकी ने तभी देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी भीड़ में उसके पास खड़ा था। वहां जो भी हो रहा था वो उसे आराम से देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी भारत का ही आदमी था। अब वो 5 खिलाड़ी उस अधेड़ आदमी की तरफ गुस्से से देख रहे थे और उसके देश के बारे में भला बुरा कह रहे थे, लेकिन तो भी वो अकेला होने के बाद भी बहुत आराम से उन लोगों के बीच में खड़ा था। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। वो तो बस उन्हें देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान साफ नजर आ रही थी और उसने उसी तरह से मुस्कुराते हुए कहा, सालो अंग्रेजों, तुम्हें क्या यहां से जिंदा अपने वतन नहीं जाना? अगर आज तुम अपने घुटनों पर नहीं बैठे ना तो फिर तुम्हारा बाप भी तुम्हें हमसे नहीं छुड़वा पाएगा। मैं अकेला ही तुम सबको तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा, उस आदमी ने कहा। वो लड़के उसकी आवाज और उसके चेहरे के हाव भाव देखकर समझ गए कि वो आदमी उन्हें गालियां दिए जा रहा था और उन्हें डांट रहा था। इस बात पर उन्हें और भी गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे और कसकर घेर लिया और फिर गुस्से में अपने दांत पीसने लगे और फिर उस आदमी के ऊपर हाथ उठा दिया। उनके मुक्के अपने आप में लोहे के गोलों से कमजोर नहीं थे। बाकी लोग जो वहां खड़े होकर ये सब तमाशा देख रहे थे ना, उन्हें इस बात से डर लग रहा था कि कहीं ये 5 लोग मिलकर इस आदमी की जान न ले लें। इधर वो आदमी अचानक से हवा में उछला और उन 5 लोगों के मुक्के से एक ही बार में बच गया। उन 5 के मुक्के भी आपस में जा टकराए। वो आदमी अभी भी हवा में था
और उसने वहीं से लाते उन लड़कों के मुंह पर चलाने लगी। क्या बात है यार, इस आदमी की मार्शल आर्ट्स भी कमाल की है। इतने में वो आदमी फिर से नीचे आ गया और वो अब घूर कर उन अंग्रेजों को देख रहा था। वो लड़कियां उसके पास खड़ी थी जिन्हें वो अंग्रेज परेशान कर रहे थे। वो फिर से हवा में उछला और इस बार उसने अपने घुटनों से एक अंग्रेज की छाती पर लात मारा। वो आदमी तुरंत ही अपनी छाती पकड़कर नीचे बैठ गया। अब भले ही वो चारों लड़के अपने आप में बहुत लंबे थे, लेकिन फिर भी वो आदमी का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। वो आदमी उनके ऊपर बहुत ही साधारण से मूव्स का इस्तेमाल कर रहा था। उसने सिर्फ 3 मिनट में सारे अंग्रेजों को निपटा दिया। वो अब सब उसके पैरों में गिरकर धूल चाट रहे थे। इधर भीड़ जो कि ये सब खेल देख रही थी, वो तो खुशी के मारे झूम उठी और उस बूढ़े से आदमी का गुणगान करने लगी। लेकिन वो आदमी उनकी किसी भी तारीफ को कान नहीं दे रहा था, वो उसे सुन ही नहीं रहा था। उसने तो बस अपने हाथ साफ किए और फिर उन 5 अंग्रेजों के ऊपर चढ़कर बोला, जब तक तुम ये नहीं कहोगे ना कि हम तुम्हारे बाप हैं, तब तक मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा, हिलने तक नहीं दूंगा। उन लड़कों की क्या बिसात कि वो उसे मना कर दे। उन्होंने तुरंत उसे बाप कहकर बुला दिया। इतने में वो चारों लड़कियां जिन्हें उसने बचाया था वो उसे थैंक यू कहने के लिए आ गई। तो जवाब में उसने भी सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसके बारे में क्या कह रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए ये रोज का काम था। इधर उस आदमी ने अपने हाथ अपनी कमर में रखे और बोला, ये सब लोग ना बास्केटबॉल खेलते हैं, मैं मार्शल आर्ट्स का आदमी हूँ, इनका और मेरा कोई मुकाबला होगा क्या? मेरे सामने ये सब तो बच्चे हैं, सब के सब बच्चे हैं, इनको तो हमारे यहाँ के बच्चे ही हरा देंगे। मुझे नहीं मालूम था कि जबलपुर में इतने डरपोक लोग रहते हैं। अगर आप लोग इन्हें घूर कर भी देख लेते ना तो ये हार मान लेते। पर चलो कोई नहीं, अब आप मुझे जाने दीजिए। मैं यहाँ राजघराने की एक शादी में आया हुआ हूँ, वहां पहुंच पाता उससे पहले ही ये सब हो गया। सारा मूड खराब कर दिया इन्होंने। चल छोटे, उस आदमी ने कहा। उसका नाम अक्षय था और उसके छोटे भाई का नाम अजय। ये दोनों ही बहुत अच्छा मार्शल आर्ट्स जानते थे। विराज ने इन्हें खास अपनी शादी के लिए बुलाया था। इससे पहले कि अजय अपनी जगह से हिलता उसने कहा, वैसे ना हमारा तो यहाँ पे शादी में भी आने का मन नहीं कर रहा। वो तो विराज नाम का भाई है, उसने कहा कि वो हमें यहाँ काम पर रखना चाहता है और हमसे ना मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेना चाहता है, इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। वैसे दादा मैंने सुना है कि वो परिवार यहाँ का सबसे बड़ा परिवार है क्या? हाँ है ना। इतने में भीड़ से किसी ने कहा, फिर तो हम हर महीने 5 लाख रुपए ले लेंगे। अगर वो पैसे देने में आनाकानी करेंगे ना हम उन्हें दे देंगे। अजय ने कहा। इतने में अक्षय बोला, अरे नहीं यार, एक आदमी के 5 लाख थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर उन्होंने अपने गुरु को भी बुलाया होगा, उनके सामने हम इतना पैसा मांगेंगे ना अच्छा नहीं लगेगा। क्या गुरुजी भी आएंगे? फिर तो हो सकता है कि वो हमें गुरुजी के अंडर में ही रखे। बिल्कुल हो सकता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 5 लाख थोड़े ज्यादा है। खैर देखा जाए तो हम भी अब गुरुजी से कम थोड़ी हैं, पर गुरुजी हैं तो गुरुजी, इसलिए छोड़ो, मैं 4 लाख की बात कर लूंगा। इससे कम दिया तो शादी में वही तूफान ला दूंगा। क्या सही बोला ना? अजय ने कहा। अरे यार देखते हैं, तू पहले चल तो सही, अक्षय ने कहा और वहां से दोनों जाने लगे। लकी उनकी बातों को सुन रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी को शहनाज की शादी की खबर लग पाती? आपको क्या लगता है क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर। सोहन व्लॉग पॉइंट 1 चैनल। लकी ने एक तरफ उन तीनों अंग्रेजों को पीट दिया। हालांकि उसे तो हाथ भी नहीं उठाना पड़ा, लेकिन उसके साथ वाली लड़कियों ने ही उसके लिए सारा काम कर दिया था। इधर दूसरी तरफ उसने देखा कि अजय और अक्षय भी कुछ लोगों को पीट रहे थे। वो बाहर आए और यहाँ विराज ने उन्हें अपनी शादी में बुलाया था। वो जिस तरह से लड़ रहे थे, लकी उन्हें देखकर काफी इंप्रेस हो गया। बाद में वो विराज की शादी के लिए निकल गए। इधर रीना ने जब उन्हें लड़ते हुए देखा तो लकी से कहा, लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि ये दोनों लड़के भी अपने आप में बहुत शानदार मार्शल आर्ट्स करते हैं। वो दोनों ही हम चारों के बराबर का वजन रखते हैं। ऐसे में मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों ना उन्हें और हमारे बीच ना एक बार लड़ाई करवा के देखा जाए, देखेंगी किसमें कितना दम है। इतने में मीना ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हाँ वैसे लड़कर तो देख लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हम उनके मुकाबले में ज्यादा दमदार हैं। तुमने देखा उनकी उम्र क्या थी? वो दोनों ही 30 से 40 के आसपास के नजर आ रहे थे। उनके मुकाबले हम लोग तो काफी जवान हैं। हालांकि अभी हमें भी बहुत कुछ सीखना होगा, पर फिर भी मुझे लगता है कि हम उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। शीना और टीना ने भी मीना की बात पर हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन रीना को यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी। चाहे वो कितने भी ताकतवर थे, लेकिन फिर भी रीना अपने आप को उनसे कम नहीं मान रही थी। इसलिए उसने हाँ में सिर हिलाया और लकी की तरफ देखते हुए कहा, चाहे वो दोनों कितने ही ताकतवर हो,
लेकिन फिर भी वो लक्ष्मण जी से ना ज्यादा ताकतवर हो ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि लक्ष्मण जी तो उन्हें चुटकियों में हरा सकते हैं। हो सकता है कि इनके सामने ही आते ही ना वो हार मान जाए। लकी को रीना की बात सुनकर ना हंसी आ गई। उसे खुद अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं था जितना इन बाकी लड़कियों को उसके ऊपर था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम लोगों को ऐसा लगता है? हो सकता है कि तुम लोगों की नजर में मैं बहुत ताकतवर हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं तुम्हारी नजर में दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जरूर हो सकता हूं, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं तुम चारों को भी नहीं हरा सकता। अरे नहीं लक्ष्मण जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं और आपसे ज्यादा ताकतवर और कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो मान लेता हूं, लकी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। वो इस बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। उसकी बात सुनकर चारों लड़कियों को हंसी आ गई। लकी उनकी सासू माँ की तरह बात नहीं कर रहा था। भले ही लकी उनका गुरु था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि लकी उनका कोई दोस्त था। वो चारों अपने मुंह पर हाथ रखते हुए शर्माते हुए हंसने लगी। इधर लकी को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी कि विराज और शहनाज की शादी होने वाली थी। शिरीन ने उसे ना तो इस बारे में कुछ बताया और ना ही लकी भी उसे किसी तरह की बात कोई पूछ पाया था। लेकिन उसे इतना जरूर मालूम था, अगर इतनी दूर से शिरीन और विराज की शादी के लिए आए लोग थे तो इसका मतलब साफ था कि कोई बहुत बड़ी और धमाकेदार शादी होने वाली थी। थोड़ी ही देर बाद में वहां पर पुलिस आ गई और उन सब अंग्रेजों को जो बदमाशी कर रहे थे, पुलिस उन्हें अपने साथ ले आई। मामला अब शांत हो गया। लकी अपने साथ में बाकी लड़कियों और सिमोना के साथ में बारबेक्यू खाने के लिए चला गया। आज सिमोना का आखिरी दिन था और भले ही उसके साथ में जो कुछ हुआ, लेकिन उसकी वजह से वो अपना मूड बिल्कुल नहीं खराब करना चाहती थी। रात होने के बाद में लकी फिर से अपने कमरे में आ गया। लड़कियों ने कल की ही तरह आज भी उसकी मसाज की। वो जैसे ही सोने के लिए जाने वाला था कि इतने में उसके मोबाइल पर कुमारी का फोन आ गया। लकी उसका नंबर देखकर काफी खुश हो गया। कुमारी से बात किए उसे काफी दिन हो गए थे और वो उसके हाल चाल जानना चाह रहा था, इसलिए वो तुरंत अपने बिस्तर से उठा और उसने कुमारी का फोन उठा लिया। हेलो लकी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? सब ठीक? हाँ सब ठीक है। आज सुबह ही मैंने और राजा जी ने मिलकर रानी साहिबा के शरीर को दफनाया था। परसों के दिन राजा यहाँ से वापस अपने देश चले जाएंगे, लेकिन अपने घर जाने से पहले ना वो आखिरी बार तुमसे मिलना चाहते हैं। तो कल तुम जवानी होटल में आ सकते हो। वहाँ पर राजा जी शहर के सबसे बड़े लोगों को खाने पर बुला रहे हैं। उन्होंने तुम्हें भी आने के लिए कहा है, तो तुम टाइम पर पहुंच जाना, कुमारी ने कहा। हालांकि उसकी आवाज में वो पहले जैसी खनक लकी को महसूस नहीं हो रही थी। लकी समझ पा रहा था कि उसका और रानी का रिश्ता ही बहुत अच्छा था। आज सुबह भी जब वो रानी के शरीर को दफना रहे थे तो कुमारी पूरी दिन बस रोए जा रही थी। उसके आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोने की वजह से उसका गला खराब हो गया और लकी उसकी आवाज में एक अजीब सी खराश महसूस कर पा रहा था। लकी को भी दिल में उसकी आवाज सुनने के बाद हल्का सा दर्द महसूस होने लगा। वो कुमारी को इस हाल में नहीं देख सकता था, इसलिए उसने फिर से पूछा, क्या तुम सच में ठीक हो या ऐसे ही कह रही हो? नहीं, मैं सच में ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुमारी ने कहा। उसका एक बार के लिए तो मन किया कि वो फोन काट दे, लेकिन फिर उसे ना जाने क्या हुआ और वो फिर से रोने लगी। वो अपने आप को रोक रही थी, लेकिन रुक नहीं पाई। कुमारी ने सुबकते हुए कहा, लकी, मुझे ना रानी साहिबा की बहुत याद आ रही है। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। मैंने उनके साथ कितने सालों से थी, मुझे भी इस बात का अंदाजा नहीं। अब जब वो चली गई है ना, मुझे याद आ रही है उनकी। मेरा मन कर रहा है कि मैं उन्हें एक बार और छू के आ जाऊं। उन्हें हाथ लगाने का ना मन कर रहा है मेरा, उनसे बात करने का मन कर रहा है। मैं उनके पैरों को पकड़कर बहुत देर तक रोना चाहती हूँ लकी। काश फिर से आवाज देकर वो बुला ले मुझे। वो जो मांगेगी ना, मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वापस ले आओ लकी, उन्हें वापस ले आओ। कुमारी की ये बात सुनकर लकी का भी मन खराब हो गया। उसे ऐसा लगने लगा कि कुमारी का मानसिक संतुलन सही नहीं था। उसने उसे शांत करने के लिए कहा, देखो कुमारी, तुम जो कह रही हो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो हो गया अब उसे भुलाया नहीं जा सकता। मैं अपनी सासू माँ को बहुत मिस कर रहा हूँ। भले ही हम दोनों की एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं हुई थी, मगर फिर भी मुझे उनकी याद आ रही है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल पर भी क्या गुजर रही होगी, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि रानी साहिबा तुम्हें ऊपर से देख रही होंगी, और अगर तुम उनके सामने इस तरह से रोने लगोगी तो उन्हें वापस बुलाओगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसे में तुम्हें वो करना चाहिए जो रानी साहिबा चाहती है। तुम वही करो। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और भी बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ में हैं। वैसे भी जब रानी साहिबा जा रही थी तो उन्होंने कहा था ना मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैं हर वक्त हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ कुमारी, और खड़ा रहूंगा, वादा कर रहा हूँ। मैं उन्हें नहीं बचा पाया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
लकी से बात करके कुमारी का दिल अब थोड़ा सा हल्का हो गया। अब उसे काफी अच्छा महसूस होने लगा। उसने अपनी आंसुओं को रोका और फिर बड़े प्यार से लकी से पूछा, सच में? क्या सच में तुम मुझे बचाओगे? क्या सच में तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे लकी? लकी ने भी उसे गंभीरता से जवाब देते हुए कहा, हाँ कुमारी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं खुश होने दूंगा। जो कुछ होगा ना, मैं झेल लूंगा। इतना सुनने के बाद कुमारी ने फोन रख दिया। लकी भी सो गया। आज उसे फिर से सासू माँ की याद तो आ रही थी, लेकिन उसके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। अगले दिन शाम को रीना और बाकी लड़कियों के साथ में लकी जैमिनी होटल में जाने के लिए निकल पड़ा। वो सब टैक्सी में बैठे हुए थे। जैसे ही उनकी टैक्सी जैमिनी होटल के सामने जाकर रुकी तो लकी और बाकी लड़कियों ने देखा कि वहां पर सब तरह की महंगी सी महंगी गाड़ियां खड़ी थी। जैमिनी होटल की पार्किंग पूरी तरीके से भरी थी। अब वहां पर एक भी गाड़ी के आने की जगह नहीं बाकी रह गई। लकी और बाकी लोग जब नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि बहुत अमीर घरों के लोग बहुत ही महंगे और अच्छे कपड़ों में होटल के अंदर दाखिल हो रहे थे। लकी भी रीना और बाकी लड़कियों के साथ होटल में अंदर आ गया। उसने लिफ्ट ली और सीधा 8वें माले पर आ गया। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर आया तो उसने देखा कि गेट के बाहर एक गार्ड खड़ा था। लकी को देखते ही उस गार्ड ने उसे रोक दिया। उसने लकी के साथ लड़कियों को भी ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उससे बड़े प्यार से पूछा, सर क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास यहाँ अंदर आने का कोई इनविटेशन है? ये सुनते ही लकी हैरान हो गया। उसे कुमारी का फोन आया था और उसने लकी को बुलाया था। ऐसे में उसने नहीं सोचा था कि उसे यहाँ आने के लिए किसी और की इनविटेशन की जरूरत पड़ने वाली है। उसने गार्ड को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर नाम में अपना सिर हिला दिया। जैसे उसने ना कहा इतने में गार्ड भी उसे घिन भरी नजरों से देखने लगा। पहले तो वो थोड़ा सा झुककर खड़ा हुआ था, लेकिन लकी के मना करने के बाद वो और तनकर खड़ा हो गया। अगर आपके पास में कोई इनविटेशन कार्ड नहीं है सर, तो सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पर प्राइवेट पार्टी चल रही है। अगर आप लोग खाना खाना चाहते हैं तो नीचे जा सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे अंदर जाना है, लकी ने कहा। नहीं सर, नहीं हो पाएगा। मैं बिना इनविटेशन के आपको अंदर नहीं जाने दे सकता, उस आदमी ने कहा और लकी को लड़कियों के साथ बाहर निकलने के इशारा देने लगा। लकी ये सुनकर हताश हो गया। ऐसा कैसे हो सकता था? उसने फिर से गार्ड से कहा, देखो भाई, मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। मुझे यहाँ पर आने के लिए कुमारी ने फोन किया था। उसने मुझे नहीं बताया कि यहाँ आने के लिए किसी तरह की इनविटेशन की जरूरत होगी। अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही उससे इनविटेशन ले लेता। वैसे राजा जी की पार्टी तो यहीं चल रही है ना? अब की बार लकी की बात सुनकर उस गार्ड को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने लकी की तरफ देखा और पूछा, हाँ, राजा जी की पार्टी यहीं चल रही है और आज यहाँ पर जयपुर की बहुत बड़ी बड़ी हस्ती आने वाली है। जो भी यहाँ पर आने वाला है ना, उसे पहले ही इनविटेशन भिजवा दिया गया है। ऐसे में अगर आपको ही बुलाया गया था ना, तो मुझे नहीं लगता कि बिना इनविटेशन के बुलाया गया होगा। मुझे अंदर से ही ऑर्डर मिला है कि बिना इनविटेशन के किसी को अंदर ना भेजूं। ऐसे में मैं आपको भी अंदर नहीं भेज सकता। सर, मेरे और भी गेस्ट आने वाले हैं। अगर आप इसी तरह से लॉबी के बीच में खड़े रहेंगे ना, तो उन्हें आने में दिक्कत होगी। इसलिए आप प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और यहाँ से निकल जाइए। अरे, आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? आपको क्या लगता है मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इनविटेशन आया था तो आया था ना। मैं जानबूझकर यहाँ क्यों आऊंगा? गजब बात कर रहे हैं अभी, लकी ने कहा। देखिए सर, मुझे जो कहा गया था मैं वही कर रहा हूँ। बिना इनविटेशन के मैं आपको किसी भी सूरत में अंदर नहीं जाने दे सकता। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। अरे पर सर, आप नहीं गए तो मुझे जबरन सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा और फिर वो आपको धक्के। इससे पहले कि गार्ड आगे कुछ कह पाता, वो बीच में ही रुक गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में गार्ड लकी को धक्के मारकर बाहर निकाल देता, या फिर कुमारी उसे बचाने के लिए आ जाती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए अजय और अक्षय के जाने के बाद रीना और बाकी लड़कियां लकी और उसकी तुलना कर रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लकी उन्हें आराम से हरा सकता था। लकी इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपने घर आ गया। वहां सोने से पहले उसे कुमारी का फोन आया था और वो उसे कल राजा की होने वाली दावत में बुला रही थी। लकी अपने साथ में रीना और बाकी लड़कियों को लेकर आ तो गया, लेकिन उसे गार्ड ने रोक दिया। लकी के पास में कोई इनविटेशन कार्ड नहीं था, इसलिए वो उसे वहां से भगा रहा था। जैसे ही गार्ड ने उसे सिक्योरिटी को बुलाने के लिए कहा कि इतने में फिर से लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। लकी और बाकी लोगों ने देखा कि उसमें से एक मोटा सा आदमी बाहर निकल कर आया हुआ था। उसके चेहरे से पहले उसका पेट बाहर निकल आया था। उसने अपना इनविटेशन कार्ड गार्ड को दिया और फिर तन कर खड़ा हो गया। गार्ड ने उसका कार्ड ठीक से देखा और फिर पूरी तरीके से नीचे झुकते हुए बोला, जाइए सर, आपका स्वागत है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। राजा जी कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। गार्ड उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो आदमी भी उसकी बात सुनकर बदले में मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अगले ही पल गायब हो गई। जब उसने लकी को और उन बाकी लड़कियों को देखा, वो उन सबको बहुत ही हीन भावना से देख रहा था।
उनका वहां पर खड़ा रहना उसे सुहा नहीं रहा था। आखिर में उसने अपना मुंह खोला और बोला, गार्ड, ये इस तरह के लोग कब से अंदर आने लगे? तुम लोग ऐसे लोगों को यहां आने कैसे दे सकते हो? अगर राजा जी ने इस तरह के लोगों को दरवाजे के बाहर देखा तो वो हमारे देश के बारे में क्या सोचेंगे? तुम्हें पता है ना उनके और हमारे रिश्ते कैसे हैं। हटाओ इन्हें यहां से, वरना रिश्ते खराब हो जाएंगे। हाँ 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 जी सर, जी सर, मैं अभी अभी। अरे समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं आपसे प्यार से कह रहा हूं, फिर भी आप मान नहीं रहे। चलिए बाहर जाइए यहां से। गार्ड ने हड़बड़ाहट में लकी से कहा। वो अब उसे जल्द से जल्द यहां से बाहर कर देना चाहता था। उसने तुरंत फिर से लिफ्ट का बटन दबाया और लकी की तरफ गुस्से में देखते हुए बोला, कैसे आदमी हो यार, इतनी बात सुनने के बाद भी यहीं पर खड़े हो? दिख नहीं रहा तुम्हारी वजह से हमारे मेहमान कितने नाराज हो रहे हैं? अब जल्दी से इसमें चढ़ो और भागो यहां से। तुम नीचे खाना खा सकते हो, जाओ वहां पे खाओ, इसलिए बेकार में टाइम खराब मत करो मेरा। अच्छा है, चुपचाप निकलो यहाँ से। अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे तुम चुपचाप से अंदर घुस जाओगे, वो तो मैं होने नहीं दूंगा। निकलो यहाँ से। उस गार्ड ने अब डंडा लकी की तरफ तान दिया। लकी को उसका इस तरह का बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कोई भी किसी तरह से इस तरह से बात कैसे कर सकता था? लकी भी लिफ्ट में नहीं चढ़ा और रीना बाकी लड़कियों के साथ में कोने में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और सीधा कुमारी को फोन मिला दिया। गार्ड फिर से उसके पास आ गया। वो उसे यहां से भागने के बाद ही दम लेने वाला था, लेकिन इससे पहले ही उसका डंडा लकी को छूता, इतने में लकी का फोन लग चुका था। उधर से कुमारी ने फोन उठा लिया, लेकिन इससे पहले कि लकी कुछ कह पाता, गार्ड ने उसके कपड़े पकड़ लिए और उसे बाहर निकालने ही वाला था। लकी भी बीच में अपना हाथ ले आया और उसने गार्ड के हाथ को रोक दिया। लकी सिर्फ अपना हाथ ही बीच में लाया था, लेकिन उसमें इतनी जान थी कि गार्ड 2 कदम अपने आप ही पीछे हो गया। उसकी छाती पर हल्की सी चोट आ गई और वो दर्द से कराहने लगा। उसने गुस्से में लकी की तरफ देखा और बोला, बहुत अच्छे, एक तो तुम हमारे पास बिना कार्ड के आ गए हो, ऊपर से यहां पर खड़े हो, आने जाने वाले को परेशान कर रहे हो और मुझे मार भी रहे हो। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूं और अगर तुमने ज्यादा नखरे दिखाए ना, पुलिस को भी बुला लूंगा अभी, उस गार्ड ने कहा। इधर कुमारी उधर से हेलो हेलो बोले जा रही थी, लेकिन गार्ड लकी को उससे बात करने का मौका ही नहीं दे रहा था। फिर जब गार्ड अपने लैंडलाइन फोन की तरफ गया तो इतने में लकी ने कुमारी से कहा, अरे कुमारी कहाँ हो यार? ये गार्ड गेट पर मुझसे बदतमीजी कर रहा है, ये मुझे बिना इन्विटेशन के अंदर नहीं जाने दे रहा। मैं इसे समझा रहा हूं कि मेरे पास कार्ड नहीं है, तो ये मान भी नहीं रहा। अब तुम बाहर आओ और मैं इन्हें समझाऊं, वरना वो सिक्योरिटी को बुलाकर मुझे बाहर करवा देगा। अरे नहीं नहीं, तुम वहीं पर रुको, चिंता मत करो, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। राजा जी अभी भी गेस्ट हाउस में ही है, वो खुद भी अभी नहीं आए हैं। वो जैसे ही तैयार हो जाएंगे उसके बाद हम यहां से निकलेंगे। पर रुको, मैं अभी मैनेजर को फोन करती हूँ, वो तुम्हें अंदर एंट्री दिलवा देंगे, कुमारी ने कहा। हाँ ठीक है, मैं यहीं पर हूं, कुछ भी होगा तो फिर से फोन करूंगा, लकी ने कहा और फिर फोन रख दिया। इधर उस गार्ड को लकी के ऊपर हंसी आ गई। वो खुद भी अपना फोन इतनी देर में पूरा कर चुका था। उसने लकी की तरफ देखा और कहा, नाटक कर रहे हो? करो करो, अच्छा नाटक कर रहे हो। मैं तुम्हारे जैसे नाटकबाज आदमी को ना अच्छे से जानता हूं। तो वैसे फोन किसे लगाया था, मुख्यमंत्री जी को या सीधा राजा जी को? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी अभी एक फोन लगाया था हमारे सिक्योरिटी चीफ को। वो अपनी टीम के साथ ना यहाँ पर आते ही होंगे और तुम्हें उठाकर ना बाहर फेंक देंगे। अब तुम खुद भी जाने के लिए कहोगे ना, तो मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला। जैसे ही गार्ड ने इतनी बात कही कि इतने में फिर से लिफ्ट का दरवाजा खुला। लकी किसी भी तरह की लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर ये सिक्योरिटी वाले होते तो उसके पास में लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। रीना और बाकी लोग भी उसे घबराए हुए देख रहे थे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला तो लकी ने देखा वहां पर होटल का मैनेजर खड़ा था। वो लिफ्ट से बाहर आया और सीधा गार्ड की तरफ आने लगा। उसके पास में राजा जी के गेस्ट हाउस से पहले ही फोन आ गया था। उन्होंने कहा कि उनके एक बहुत ही खास मेहमान दरवाजे पर रुके हुए हैं और वहां का गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा। ऐसे में मैनेजर खुद इस मामले से निपटने के लिए अंदर आया था। मैनेजर लकी के पास में आया और बोला, क्या आप ही लकी हैं? जी मैं ही लकी हूं, लकी ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया। इतने में वो गार्ड बीच में कूद पड़ा और बोला, सर इस आदमी के पास ना कोई इन्विटेशन लेटर नहीं है, बिना बुलाए ही अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझे ना इसे बीच में ही रोकना पड़ा। जब मैंने इसे बाहर जाने के लिए कहा तो मेरे ऊपर उल्टा धक्का मुक्की कर रहा है। मैंने अभी चीफ साहब को बुला लिया है, अपनी टीम के साथ आते ही होंगे। एक बार वो आ जाए फिर ये आदमी अपने पैरों को ना अपने सिर पर रख के भागेगा। गार्ड लकी को ऐसे देख रहा था जैसे वो उसकी चाय में गिरी कोई मक्खी थी, लेकिन जैसे ही मैनेजर ने गार्ड की बात सुनी तो उसके चेहरे के भाव ही बदल गए। इधर तो राजा जी ने खुद उसे फोन करके कहा था कि लकी उनके बेहद खास मेहमानों में से था, ऐसे में वो जरूर कोई ना कोई बड़ा आदमी तो था ही। फिर गार्ड उसके बारे में इस तरह की बात क्यों कर रहा था? मैनेजर को लगा कि शायद लकी के कपड़ों की वजह से वो उसे इस तरह से बात कर रहा था। उसकी बदतमीजी
और मैनेजर को गुस्सा आ रहा था। अगर ये सब वाकया राजा जी को पता चल जाता तो वो एक पल में इनका होटल बंद करवा देते। मैनेजर नहीं चाहता था कि इसकी शिकायत लकी खुद अपनी तरफ से करे, इसलिए उसने तुरंत गार्ड की तरफ देखा और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा दिया। तमाचे की आवाज के साथ ही पूरा कॉरिडोर गूंज उठा। गार्ड को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके मैनेजर ने उसका ही गाल लाल कर दिया। वो बड़ी बड़ी आंखों से मैनेजर को देखे जा रहा था। मैनेजर ने लकी को देखा और फिर गार्ड की तरफ देखते हुए भारी सी आवाज में बोला, लकी जी हमारे राजा जी के खास मेहमानों में से है। तुम्हें मालूम भी है तुम किससे बात कर रहे हो? इनके ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इन्हें बाहर करवाने के लिए चीफ को बुलाओगे? बुलाओ, मैं उसे बोलकर तुम्हें ही बाहर करवा दूंगा। अरे नहीं सर, मुझे नहीं मालूम था सर कि ये राजा जी के खास मेहमान थे। अगर ऐसा होता तो मैं इन्हें इस तरह थोड़ी रोकता, जाने देता ना सर। आप कहते तो मैं इनसे माफी मांग लेता हूँ। लकी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था। मैं तो वही कर रहा था जो मुझे बोला गया। इतने में मैनेजर ने लकी के सामने हाथ जोड़ लिए और वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। लकी उसे देख रहा था। जब गार्ड को लगा कि सिर्फ हाथ जोड़ने से बात नहीं बन रही तो वो उसकी पैरों में गिर गया। लकी ने देखा कि इतने में फिर से लिफ्ट का दरवाजा खुला और अब की बार सिक्योरिटी चीफ आया हुआ था और उसके साथ कुछ गार्ड भी बाहर आए। मैनेजर को देखते ही उन्होंने सलाम किया। मैनेजर ने उस गार्ड की तरफ इशारा किया और कहा, इस आदमी को यहाँ से बाहर ले जाओ। पार्टी शुरू होने से पहले ना ये आदमी बाहर हो जाना चाहिए। मैं पलक झपकूं तो ये मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए और सीधा इसे अकाउंट्स वालों के पास ले जाना। हिसाब किताब इसका साफ करो, भगाओ इसे यहाँ से। दूसरे गार्ड को लगाओ यहाँ पे। भले ही इसमें गार्ड की कोई गलती नहीं थी, वो तो वही कर रहा था जो उससे करने को कहा गया, लेकिन फिर भी मैनेजर किसी भी चीज को अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था। होटल की इज्जत की बात तो बाद में थी, ये तो पहले उसकी नौकरी से जुड़ा हुआ सवाल था, इसलिए वो इस तरह का कोई रिस्क नहीं उठा सकता था। इसलिए मैनेजर ने उसके साथ में इस तरह का बर्ताव किया। अरे नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, आप मुझे और एक मौका दे दीजिए। मैं सच में आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा सर। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए सर, गार्ड ने कहा। नौकरी एकदम से चले जाने की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोक पा रहा था। उसकी आवाज रुआसी सी हो गई। उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि अनजाने में ही सही, लेकिन उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। लकी भी दूर खड़ा होकर रीना और बाकी लोगों के साथ में ये सब सुन रहा था। उसने मैनेजर की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैनेजर साहब, मुझे लगता है कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। जो उसका काम था वही तो कर रहा था ना वो, और उसने जो गलती की है उसके लिए माफी भी मांग ली, इसलिए इसे माफ कर दीजिए ना, नौकरी मत लीजिए। अरे नहीं सर, ऐसे कैसे नहीं निकालूं? इसने आपके साथ ऐसी बदतमीजी की है, मैनेजर ने कहा। वो अभी भी सचेत होकर चलना चाह रहा था। जी नहीं, उसे छोड़ दीजिए, मुझे उसकी बात का कोई बुरा नहीं लगा, लकी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। मैनेजर को एक बार के लिए तो विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी वो इतना साधारण है। उसने एक बार के लिए उस गार्ड को देखा और फिर उसे छोड़ने का इशारा कर दिया। गार्ड लकी के इस व्यवहार से खुश हो गया। वो उसके पैरों तक में गिर जाने के लिए राजी था। वो तुरंत फिर से हाथ जोड़कर लकी के पैरों में गिरा और बोला, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा सर, थैंक यू, उस आदमी ने कहा। लकी ने उसकी बात पर सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया और फिर अंदर जाने के लिए आगे बढ़ गया। इससे पहले कि वो अपने हाथ से दरवाजा खोलता, गार्ड खुद लकी के लिए दरवाजा खोलने के लिए आगे आ गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या नई खबर ये पार्टी लकी के लिए लाने वाली थी? और क्या इस बीच में शहनाज और विराज की शादी की खबर भी लकी को पता चल जाती? कहीं वो हमेशा के लिए राधिका को खो तो नहीं देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिली न्यूज। लकी को वो गार्ड बाहर करने के लिए आगे आ गया। इतने में उसने कुमारी को फोन मिला दिया, लेकिन वो उसके कपड़े खींचने लगा तो लकी अपना हाथ बीच में ले आया। गार्ड को उससे चोट लगी तो उसे और गुस्सा आ गया। वो लकी को यहाँ से बाहर करवा देना चाहता था, लेकिन उल्टा मैनेजर ने आकर खुद उसे बाहर करवा दिया। वो तो लकी ने बीच में आकर उसे बचा लिया था। वो जब अंदर की तरफ जाने लगा तो इतने में गार्ड ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया। लकी जब रीना और बाकी लड़कियों के साथ में अंदर आया तो उसने देखा कि वहां पर 10 से ज्यादा गोल टेबल लगी हुई थी। वो टेबल काफी बड़ी थी और उनके पास कुर्सियां लगी हुई थी। लकी ने देखा कि सामने एक बड़ा सा स्टेज बंधा हुआ था। वहां पर जयपुर के बड़े बड़े घरों से आए हुए लोग थे। जयपुर के 20 सबसे बड़े परिवार वहां पर आकर बैठे हुए थे। लकी भी अपने लिए एक टेबल देखकर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसके आसपास रीना और बाकी लड़कियां भी बैठ गईं। लकी ने देखा कि वहां पर शांतनु और अब्बास भी आए हुए थे।
वहां पर वो लड़का केशव भी था, लकी ने जिसको फरारी से रगड़ दिया था। लेकिन उनमें से किसी का भी ध्यान लकी की तरफ नहीं गया। केशव और शांतनु आराम से अपने हाथों में वाइन का ग्लास लेकर बात कर रहे थे। उनके साथ में और भी कई लोग थे। वो सभी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। शांतनु ने ग्लास से एक घूंट लिया और कहा, भले ही राजा जी का देश बहुत छोटा है, लेकिन एक बात है, साला इन चोरों के पास पैसे बहुत हैं। जैसे ही यहाँ पर राजा जी का आना हुआ, जयपुर में उन्होंने 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए। भाई साहब देखो ना, 2000 करोड़ रुपए में तो जयपुर में क्या क्या नहीं हो जाए। ये 2000 करोड़ रुपए की इवेंट में भाग लेने के लिए हम जैसे लोगों के पास में अच्छा मौका है। वैसे अगर देखा जाए तो राजा जी यहाँ पर हम सब इंटरनेशनल गेम्स को देखने के लिए आए थे। उनका पैसा देने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बाद में उसकी घोषणा कर दी थी। वो इस इन्वेस्टमेंट को बांटने के लिए बहुत कुछ दिनों से यहाँ से 10 से 20 बड़े परिवारों को देख रहे थे। अब कल जब राजा जी जाने वाले थे तो ऐसे में हर अमीर घरों का आदमी उनसे पैसे लेने की ताक में था। वहीं पास में खड़े एक मोटे से अमीर आदमी ने कहा, हाँ वैसे ये बात तो आपने बड़ी सही कही है कि राजा जी यहाँ पर इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी यहाँ अपने मुंह से ये नहीं कहा कि वो सारा पैसा जयपुर में ही देने वाले हैं। हो सकता है किसी और शहर में भी पैसा लगाते हैं। ये तो लोगों ने हवा में बात उड़ा दी कि वो जयपुर में सारा पैसा देने वाले हैं। अगर अब जयपुर का नंबर नहीं आया तो हमें यहां से खाना खाने के बाद ना हाथ धोकर निकलना पड़ेगा। उस मोटे आदमी की बात सुनने के बाद में केशव ने उसके कंधे पर हाथ मारा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार तुम भी क्या इतनी चिंता कर रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा कि ये पैसे जयपुर में नहीं आएंगे? देखो बात है बिल्कुल सीधी। अगर जयपुर के हिसाब से देखोगे तो ये रकम अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन अगर इसमें पूरे भारत को जोड़ लें तो ये सिर्फ मूंगफली के दाने के बराबर है भाई। इसलिए राजा जी भी अपनी वाहवाही के लिए पैसे जयपुर में ही लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो आज हम सबको यहाँ पार्टी पर क्यों बुलाते? अगर पैसा जयपुर में देना ही नहीं होता तो फिर इस पार्टी को बुलाने का कोई मतलब ही नहीं था यार। बाकी सब लोग जो केशव की बात सुन रहे थे उन्हें भी यही लगा कि अगर राजा जी को पैसे नहीं देने होते तो फिर वो आज सबको खाने के लिए बुलाते ही नहीं। इसलिए उन्होंने भी केशव के सुर में सुर मिला दिया। हाँ बात तो सही कह रहा है। अगर ऐसा नहीं होता फिर यहाँ पर अच्छे से होटल तो दिल्ली में है, वो वहां पर जाकर पार्टी करते। हाँ देखो पैसा तो यही आना है। अगर पूरा नहीं भी आया तो 1000 करोड़ के आसपास तो आना ही आना है। उसमें से हम सबका साल भर का काम तो आराम से निकल जाएगा। बिल्कुल सही कहा भाई, साल भर से ज्यादा का ही काम निकल जाएगा। और जितना अच्छा माहौल उन्हें यहाँ मिलेगा ना, उतना यहाँ के किसी भी आसपास के शहर में तो मिलने वाला है नहीं। शांतनु भी वहां पर खड़ा वाइन पी रहा था और बाकी सब लोगों की बात सुन रहा था, लेकिन एक पल के बाद उसे शक होने लगा। उसने फिर से एक घूंट लिया और कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज है जिसके ऊपर तुम में से किसी का ध्यान नहीं गया। तुम में से किसी ने विराजमना को देखा? उनको यहाँ नहीं बुलाया गया क्या? यार जयपुर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यहाँ पर सब बड़े घर वालों को बुलाया गया है। विराजमना कहाँ है? अरे नहीं ऐसा नहीं है, बना के पापा आए हैं, वो देख अधिराज बना वहां पर खड़े हैं। मेरी बना से बात हुई थी, कह रहे थे वो नहीं आने वाले, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। बाकी सब लोगों ने जैसे ही ये तबीयत की बात सुनी तो एक बार के लिए तो विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि विराज की तबीयत खराब थी। बाकी लोगों को तो ये लग रहा था कि बना इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्होंने उस दिन शर्मा होटल में राजा जी को नाराज कर दिया था। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इतने में शांतनु की नजर लकी से जा मिली। उसने देखा कि वो रीना और बाकी लड़कियों से बात कर रहा था। शांतनु उसके पास आकर खड़ा हो गया। जैसे ही लकी को अपने पीछे किसी की परछाई महसूस हुई तो उसने घूम कर देखा। वहां पर शांतनु खड़ा था। जैसे ही केशव की नजर लकी पर पड़ी तो वो भी उसके पास में आकर खड़ा हो गया। लकी जैसा फटीचर आदमी यहाँ क्या कर रहा था? वो उसके पास आया और बोला, लकी तुम्हें अंदर किसने घुसने दिया बे? मालूम नहीं है ये पार्टी सिर्फ जयपुर के टॉप फैमिलीज वालों के लिए है? तुम्हें कहीं यहाँ चुपके से तो नहीं घुसा दिया गया, या तुम चुपके से घुस आए हो? केशव ने पूछा। शांतनु की उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। जी नहीं, मुझे बुलाया गया है इसलिए आया हूं, छुपते छुपाते कहीं जाने की आदत नहीं है मेरी, लकी ने कहा। वो उनसे बात करके अपना मन खराब नहीं करना चाहता था। अच्छा जी, आदत नहीं है, फिर तो तुम कोई भूत ही होगे जो सीधा यहाँ अंदर घुसा है, क्योंकि अगर बाहर गार्ड तुम्हें देख लेता तो वो तो तुम्हें अंदर आने ही नहीं देता है। बात कर रहे हैं, शांतनु ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। इतने में बाकी लोग भी लकी के पास आकर खड़े हो गए। अरे भाई ये सिग्नल वाले लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और ये क्या पहन कर आया है? ऐसे आदमी को कैसे घुसने दिया भाई? क्यों भाई, गार्ड तुम्हारा रिश्तेदार है क्या?
एक और अमीर ने लकी की तरफ देखते हुए उससे पूछा। बाकी सब लोग भी लकी की टांग खींच रहे थे। लकी को इनकी सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो लोग उसके बारे में नहीं जानते थे। उन्हें लकी के इस पहनावे से काफी फर्क पड़ रहा था। ऐसे कपड़े में कोई भी इतनी बड़ी पार्टी में कैसे आ सकता था? जब शांतनु लोगों को शांत करवा रहा था तो उसने कहा, अरे भाई साहब शांत हो जाओ यार, इस आदमी को जानता हूं मैं। ये आदमी हम जैसे परिवारों से नहीं आता, लेकिन बात ऐसी है कि ये भी मेरे साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। अभी इस साल कॉलेज में जो पार्टी हुई ना, उसमें पता नहीं कहां से इसने 1 करोड़ रुपए लाकर दान कर दिए। पार्टी भी इसके ही पैसों से हुई थी भाई। बाकी सब लोगों ने जैसे ही लकी के बारे में ये सुना तो हैरान हो गए। किसी को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। लकी इतना बड़ा आदमी भी हो सकता था। वो कहीं से भी करोड़पति तो हजारपति भी नहीं लग रहा था। लोगों को लगने लगा कि शायद वो अपने आप को जानबूझकर लो प्रोफाइल रखने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोगों को सच में इस बात पर विश्वास भी होने लगा और वो लकी को इज्जत भरी नजरों से देखने लगे। लेकिन जैसे ही शांतनु जोर से हंसने लगा तो सब फिर से भ्रम तोड़कर वहां पर हंसने लगे। वो सब उसे देख रहे थे और उसकी हंसी से ही सब समझ गए कि मामला वो नहीं था जो वो सोच रहे थे। अरे भाई के बारे में तुम्हें एक और खास बताता हूँ एक बात। ये सैंडविच बनाने का काम किया करते थे। एक ट्रक पे ना एक लड़की के साथ इसने खूब सैंडविच बेचे भाई। वहीं से तो करोड़पति हुआ भाई। क्या मजाक कर रहे हो यार शांतनु? सैंडविच बेचकर कैसे कोई करोड़पति हो सकता है यार? अरे हो सकता है अगर वो लकी हो तो। शांतनु ने कहा और फिर हंसने लगा। वो सब उसके साथ में फिर से हंसने लगे। लकी तो बस उन्हें घूरता जा रहा था। रीना और बाकी लड़कियों को भी इस बार गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन लकी के कहने पर उन्होंने अपने आप को रोका हुआ था। असल में हुआ क्या कि भाई ने ना बहुत ही अमीर आंटी को अपने हाथ का सैंडविच खिलाया होगा। इसका सैंडविच खाते ही ना वो आंटी चीज की तरह पिघल गई और उन्होंने तुरंत खुश होकर इस भाई को 1 करोड़ रुपए दान में दे दिए ताकि ये अपना ना आगे का जीवन सुधार सके। लेकिन इतना पैसा देकर ये इतना पागल हो गया। और तुम्हें क्या लगता है इससे पैसा संभलता? तो भाई ने क्या किया, कॉलेज में सिर्फ हीरो बनने के लिए 1 करोड़ रुपए दान दे दिए। शांतनु ने इतना पर कहा और फिर लकी की तरफ देखने लगा। जैसे ही बाकी लोगों ने इस बात को सुना तो उन्हें भी हंसी आ गई। वो जोर जोर से अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। अरे यार ये तो सही में सैंडविच वाला निकला। इतनी छोटी सोच। हाँ वही तो, कोई और आपको 1 करोड़ रुपए देकर जाए और आप उसे हीरो बनने में उड़ा दो। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये तो साला 1 नंबर का सैंडविच वाला निकला यार। गजब की दुनिया है, दुनिया में गजब के लोग। इतने में केशव ने बीच में आकर जोर से कहा, अरे मैं एक और बात बताता हूँ। मैं इस आदमी को ना अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन असलियत में है कौन ये तो मुझे भी अभी तक नहीं समझ आया भाई। तुम्हें याद होगा ना कि अभी कल हमारे इंटरनेशनल गेम्स खत्म हुए। तुम्हें एक खबर ध्यान है कि जयपुर में उन दिनों भारत की सबसे महंगी फरारी चल रही थी? याद है वो खबर? हाँ, तो जिस दिन वो फरारी जयपुर में आई थी ना, उस दिन मैं वहीं सेंट्रल पार्क स्टेडियम में था। मैंने ही उसे आते हुए देखा। सच में गाड़ी बड़ी शानदार थी। उसे तो भारत की राष्ट्रीय गाड़ी घोषित कर देना चाहिए भाई। अब वो गाड़ी तो अपने आप में शानदार थी, लेकिन ये आदमी इतना धूर्त, पता नहीं इसने क्या तिकड़म बैठाया, लेकिन इसकी आवाज की वजह से उस बेचारी लड़की की ना फरारी कार चलने लगी। दरवाजा खुल गए और फिर गाड़ी को ना अपना बताकर इधर उधर भगाने भी लगाई। अब जो चीज आपकी है नहीं, उसे तो कोई बदमाशी अपना बता सकता है भाई। केशव भी लकी के ऊपर हंसने लगा। बाकी लोग भी लकी के ऊपर हंस रहे थे। मुझे तो लगता है कि ये यहाँ पर ना ऐसे ही घुसा होगा, और क्या बोला होगा कि टेबल साफ करने आया हूं, और टेबल साफ करते करते खुद टेबल पर आकर बैठ गया होगा। अरे भाई ध्यान से देखना, टेबल साफ करते करते ये लोगों की जेब ना साफ करने लगे। सब लोग लकी को देख रहे थे और उसके बारे में कुछ अनाप शनाप बोले जा रहे थे, लेकिन लकी की नजर सिर्फ केशव के ऊपर टिकी थी। वो उसे देखे जा रहा था और उसने थोड़ी देर बाद कहा, केशव भाई, तुमने इन लोगों को उस दिन की पूरी बात नहीं बताई क्या? तुमने ये तो कहा कि उस दिन मैं फरारी चला रहा था, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि उसके पीछे तुम्हें बांध कर पूरे सेंट्रल पार्क स्टेडियम के चौराहे पर मैंने तुम्हें रगड़ा था। तुम्हारे कपड़े भी फट गए। मेरे तो तुम्हारे कपड़ों से फिर भी बहुत अच्छे कपड़े हैं। केशव उस दिन को कैसे भूल सकता था? वो तो उसकी याद में अभी भी कांटों की तरह चुभता रहता था। उसके सारे बाल लकी ने जला दिए। इसके बाद उसने शिवराज का हाथ भी कटवा दिया। केशव का तो खून खौल रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या केशव अपने बदले की आग को आज बुझाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिली। सोहन व्लॉग.1